नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है दोस्तों, और यही शिक्षा में सिलेक्शन की ओर ले जाती है। आप सभी भाई बहन, आप सभी गृहिणी, हर एक अध्यापक अध्यापिका का दोस्तों जो सपना है शिक्षक बनने का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। और आपके एनसीईआरटी की ये पार्ट नंबर दोस्तों 9 नंबर आपकी ईवीएस की क्लास है, पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट की क्लास है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और भोजन और पोषण का आपका दोस्तों कंसेप्ट चल रहा है। और इसमें हम बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। और जिनका पिछले वीडियो में बेहतरीन कमेंट्स आया था, उनका वीडियो के अंत में सभी का मैं किनका कमेंट आया सभी का नाम लिया जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले 25 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। और चैनल पे अगर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने परिवार के, आवर फैमिली को, ठीक है, ये शिक्षकों का परिवार है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शहद में है, शहद में शर्करा है, ग्लूकोज है, एंजाइम है, या ए व सी दोनों है। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, ठीक है, आपको ओपिनियन सर्वमान है दोस्तों। तो शहद में क्या होता है, देखिए शहद, जो आपका शहद होता है, ठीक है, उसमें शर्करा भी होती है, मीठा भी होता है, और एंजाइम भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होगा कि शर्करा में क्या होता है, ए व सी, यानी कि शर्करा और एंजाइम आपके दोनों होते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्लासेस डेली चल रही है, ठीक है। और मैथ्स की क्लास आपको 4 बजे समथिंग आपको पीएम पे मिलती है शाम को। और सुबह आपकी संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं, अभी पेडागोजी के चल रही है। इसके बाद हम आपके अपठित गद्यांश के चलाएंगे, फिर इसके बाद ग्रामर की चलाएंगे, क्योंकि पूर्णतः तैयारी दोस्तों सिलेक्शन की चल रही है। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चपाती, चावल, दलिया, उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलेंगे एमपीटीटी के सर तैयारी कर रहे हैं और आप बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, एमपीटीटी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न चल रहा है आपके एनसीईआरटी का चल रहा है, ठीक है। ये बुक से सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपका कंबाइंड किया गया है, कलेक्शन किया गया है। तो चावल राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला सब प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न है। अंत में 5 प्रश्न ऐसे करेंगे जो दोस्तों सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड होंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत होता है आपका दूध, अंडा, सोयाबीन या मछली होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या होता है जब भी सोया की बात करते हैं, ठीक है। सोने में जितना ही आनंद आता है, जी हाँ दोस्तों, देखिए सो से सोना कितना आनंद आता है, सो से सोना कितना महंगा होता है, ठीक है। हीरे की बात तो छोड़ दीजिए, ये हमारे सोना ही बहुत हमारे लिए महंगा होता है, ठीक है। और सो से सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन, यानी जो साय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। सभी लोग जानते हैं, 90% लोग इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ, चाहे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट एग्जाम की बात करें, वर्ग 1 2 की बात करें। तो ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों सभी लोग जानते हैं सीधा होता है, ठीक है, ना ही त्रिभुजाकार होता है, ना ही गोली होता है, ना ही उल्टा होता है, सीधा होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप दोस्तों सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक भी हासिल कर सकते हैं। और इन्हीं में से एक क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। मेरे भाई मेरी बहनों ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, सभी लोग जानते हैं 10% होता है, ना ही 100, ना ही 50, ना ही 20, ओनली 1 फॉर 10%, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अब इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं, चना, मक्का, सोयाबीन, चना, मक्का, या मूंग, बादाम, मक्का। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन। देखिए सोयाबीन अगर जिस ऑप्शन में है तो सही होगा। अब ए वासीन सोयाबीन है तो 2 ऑप्शन को लेके चलना है, बाकी दूसरा और चौथा छोड़ दीजिए। अब 2 ऑप्शन में देखिए, एक में सोयाबीन, चना, ज्वार है, और एक में सोयाबीन, चना, मक्का है। देखिए ज्वार में मुझे नहीं लगता कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में होती होगी, मक्का में हाँ होती है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या, आप लोग भी कमेंट करते जाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला सा प्यारा सा प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस, फास्फोरस तो लगभग सभी में है,
विटामिन बी, विटामिन सी फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन बी फास्फोरस। देखिए विटामिन से एक वीडियो लेकर आएंगे, कंसेप्ट लेकर आएंगे, जिसमें विटामिन रहेंगे, विटामिन के स्रोत रहेंगे और उनके वैज्ञानिक नाम रहेंगे। ठीक है, विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो विटामिन का कंसेप्ट एक अलग से करेंगे। ठीक है, तो भिंडी में दोस्तों पाया जाता है, भिंडी में क्या क्या सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो भिंडी में आपका विटामिन ए होता है और विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विटामिन भिंडी देखते होंगे थोड़ा लिलबिल टाइप भी रहती है, ठीक है, चिकनी टाइप रहती है। और मेरा दोस्तों भिंडी की भुजी फेवरेट है। अब आप लोगों की क्या फेवरेट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, पके हुए चावल जो है रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ रसायन की उपस्थिति के कारण होता है, कुछ प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, कुछ जीवों की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों यह इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करते रहेंगे। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि पके हुए चावल जो है रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ इसमें रसायन की उपस्थिति होती है, कुछ रसायन की उपस्थिति होती है जिसके कारण से कीटाणु क्या होते हैं, रोगाणु नष्ट आपके जो उसमें रोगाणु होते हैं वो दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन क्लासेस दोस्तों आप लोगों के द्वारा जो प्रेम और स्नेह मिलता है वो एनर्जी हमें दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट रखता है। इसी तरह प्रेम और स्नेह सपोर्ट करते रहे। ठीक है दोस्तों, चले तो रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो दोस्तों रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला सा प्रश्न। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उत्पादक में, या द्वितीय उत्पादक से तृतीय उपभोक्ता में होगी। तो ये हमें जानना जरूरी है दोस्तों। टिड्डा, देखिए पहली बात तो जान ले प्राथमिक उत्पादक होता कौन है। प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे हरे पत्तियां होते हैं, जो पत्तियों को खाते हैं, पत्तियां ही प्राथमिक उत्पादक होती है। पहला भोजन जो देता है वो हमारे पेड़ पौधे पत्तियां हैं, ये हमारे प्राथमिक उत्पादक कह लेते हैं, नहीं कि पैदा करते हैं भोजन को। ठीक है, और पहला जो क्या होता है उपभोक्ता क्या होता है, जो इन उत्पादकों को खाता है, अर्थात जैसे टिड्डे हो गए, हिरण हो गया, हिरण भी आपका क्या पेड़ पौधे पत्तियां ही खाती है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे पत्तियों को खाते होंगे वही आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी टिड्डे को जो खाए वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। यानी मेढक टिड्डे को खा रहा है तो मेढक यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता होगा, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा एक अलग समूह है। केला, आम, अनार और नीम। केला मीठा होता है, फल भी है, आम भी है, आम का सीजन आने वाला है 3-4 महीने बाद, गर्मी में आम का सीजन होता है। अनार की बात करें, ठीक है, तो अनार डॉक्टर ज़्यादा आपके जो ब्लड को यानी कि अर्न करने के लिए, या बोल सकते हैं खून को बढ़ाने के लिए, खून वृद्धि के लिए आपके अनार का ज़्यादातर डॉक्टर्स लोग आपको सलाह करते हैं। ठीक है, लेकिन नीम की बात करेंगे। नीम एक औषधि आपका है, एक औषधि पौधा है नीम। तो नीम तो फल में नहीं है, कड़वी होती है, तो नीम जो है डी ऑप्शन आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति आई थिंक प्रोटीन होती है। देखते हैं क्या ऑप्शन सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन होती है। और इंसुलिन यानी कि मधुसूदनी बोला जाता है इसको हिंदी में, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है C45 H69, ठीक है, O14 N11S N3H2O। देखिए आता नहीं है सूत्र, लेकिन एक नॉलेज के लिए हम, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट लाते हैं। और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, अग्नाशय को पैंक्रियाज बोलते हैं। और अंतःस्रावी भाग जो होता है लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का प्यार स्नेह है। ठीक है, वीडियो को मेरे प्यारे मित्र लाइक कर देंगे, क्लासेज बिल्कुल मिलेगी। एक बार वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने परिवार को लाइक करें, ठीक है, और फैमिली को लाइक करें और सपोर्ट करते रहें। गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, खेतों से निकला हुआ कचरा, या घरों की नालियों का गंदा पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो गैसीय अपशिष्ट दोस्तों कौन सा कहलाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे।
देखिए गैसीय अपशिष्ट तो मुझे नहीं लगता दोस्तों, आई थिंक किसी ऑप्शन में है। ठीक है, सब्जी, फल और छिलके ये तो गैस से संबंधित नहीं। खेतों से निकला हुआ कचरा ये भी गैस से संबंधित नहीं है। घरों की नालियों का गंदा पानी ये सारे जो है गैसीय अपशिष्ट तो नहीं कहलाएंगे। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अब बात आती है गैसीय अपशिष्ट कहलाता कौन है। तो जो आपके लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं होता है दोस्तों, यह हमारा गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाता है। मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या उपरोक्त सभी कहलाते हैं। तो सभी लोग जानते होंगे, 40% लोग यहाँ पर जानते होंगे, हो सकता है 60% लोग जानते होंगे, हो सकता है सभी लोग जानते हों। ठीक है, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा जो पेड़ पौधे या प्राथमिक उत्पादक का जो सेवन करता है, पेड़ पौधे पत्तियों का जो सेवन करता है वह प्राथमिक ठीक है उपभोक्ता कहलाता है, वह शाकाहारी होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है। देखिए एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकता है। क्या वह ओ ग्रुप आपका है रक्त समूह है, ए ग्रुप रक्त समूह है, बी ग्रुप रक्त समूह है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सर्वग्राही की बात करते हैं तो देखिए ओ जो होता है सर्वदाता होता है। सर्वग्राही क्या कौन सा होता है, सर्वग्राही आपका ए बी होता है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही करना है। क्या है, ए बी हमारा क्या होता है, सर्वग्राही होता है। और बात करें सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो अभी हमने बात किया कौन सा होता है, ओ होता है। वो क्या है, तो सबको दे सकता है, लेकिन लेगा जो ओ रक्त समूह से ही लेगा, बाकी दे सभी को सकता है। और ए बी जो है क्या है, ए बी सर्वग्राही होता है, सबसे ले सकता है, लेकिन देगा ए बी वाले को। ठीक है, ले तो लेता है लेकिन देता नहीं है सभी को। और ओ ऐसा है जो दे देता है लेकिन लेता सभी से नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी कंडीशन होती है। आई थिंक आप लोग जब ब्लड का पूरा सारी चीज़ें पढ़ेंगे कंसेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा, फुफ्फुसी, वृक्क या आपका आयरन हो जाएगा। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक करते रहें। रक्त को दोस्तों जो शुद्ध करता है वह आपकी किडनी कहलाती है। अब आप बोलेंगे किडनी तो ये अंग्रेजी भाषा में बता रहे हैं सर, हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में आपका वृक्क कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों ये, हाँ सिलेक्शन वाला प्रश्न है। ठीक है, नॉलेजेबल ये क्वेश्चन है कि वृक्क का भार होता है, किडनी का भार कितना होता है दोस्तों। ठीक है, 100 ग्राम, 125 ग्राम्स या 150 ग्राम्स या दोस्तों 250 ग्राम्स, कितना होता है वृक्क का भार, कितने ग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन जाएगा। आपको ओपिनियन आपका फीडबैक करते रहें। तो को वृक्क का भार जो होता है दोस्तों कितना होता है, 150 ग्राम्स होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त एक बिलियन है, अम्लीय बिलियन है, क्षारीय बिलियन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त दोस्तों एक कैसा बिलियन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए 7 जो इसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है, और 7 प्लस जाता है तो क्षारीय होता है, 7 माइनस जाता है तो अम्लीय होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रक्त का बिलियन जो है कितने पीएच मान होता है, तो 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, आई थिंक 7 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे क्षारीय ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप बताना रक्त का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय होता है यानी 7 से तो ज़्यादा है, 7 तो हो नहीं सकता, 7 हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है तो रक्त का समूह आई थिंक कितना होना चाहिए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 7.4 होना चाहिए आई थिंक। देखते हैं, बिल्कुल जी हाँ सही जवाब है आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन का नियंत्रक के लिए इनमें से किस खनिज की आवश्यकता होती है। सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। खनिज की धड़कन का नियंत्रक के लिए इनमें से किस खनिज की आवश्यकता होती है, पोटेशियम, गंधक, सोडियम या लोहा की होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे, हृदय की धड़कन का नियंत्रक के लिए इनमें से किस खनिज की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं हृदय की धड़कन की बात करते हैं, इसके नियंत्रक की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस खनिज की आवश्यकता होती है, इसमें दोस्तों आपके पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे पोटेशियम की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत होते हैं पोटेशियम के। और सोडियम यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलित बनाए रखता है। और आपका लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध सोडियम के अच्छे स्रोत। लोहा
मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व होता है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक करता है। और दोस्तों इसकी कमी से अरक्तता रोग होता है। किसकी कमी से? आप लोग देख पा रहे हैं, यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत होता है। और इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में लौह तत्व पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। जी हाँ, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। जो बॉडी है, हमारी शरीर है, शरीर से हृदय तक जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है वह आपकी धमनी है, शिरा है, फुफ्फुसी है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है वह हमारी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। सभी लोग नोट कर लें, क्या कहलाता है दोस्तों? शिरा कहलाती है। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी, देखिए शरीर से हृदय तो आपकी शिरा हो गई, तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाएगी? तो वह हमारी धमनी कहलाती है। ठीक है, शरीर से हृदय जाना यानी पूरे बड़े से छोटे में जाना। शरीर तो पूरे बॉडी हो गया और हृदय एक छोटा होता है तो बड़े से छोटे में जाना जो होता है वो शिराओं के माध्यम होता है, और छोटे से बड़े में जाना, हृदय से पूरे शरीर में जाना, वह धमनियों के माध्यम से होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है धमनी द्वारा, श्वसन द्वारा, रक्त द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? ना तो धमनी द्वारा होता है, ना ही श्वसन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आपके रक्त द्वारा होता है। रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों वह फेफड़ों या गिलों के शरीर के शेष भाग अर्थात ऊतक को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन से मुक्त कर देता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। जी हाँ, फीमर होता है आपका, स्टेपिच हो गया, स्पाइनल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी अस्थि और सबसे बड़ी अस्थि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो स्टेपिच जो होती है दोस्तों वह सबसे छोटी अस्थि होती है जो हमारे मध्य कर्ण में होती है। कहाँ की ये हड्डी है? कर्ण की हड्डी यानी कान की हड्डी है स्टेपिच, जो सबसे छोटी होती है। और आपकी सबसे बड़ी अस्थि का नाम क्या है? फीमर, स्पाइनल, स्टेपीज या उपरोक्ष। तो स्टेपीज तो हमने पढ़ लिया, ये हो नहीं सकता, अर्थात हमारा उपरोक्ष भी नहीं होगा। अब बचता दो ऑप्शन, फीमर या स्पाइनल। तो आई थिंक सबसे बड़ी अस्थि जो फीमर होती है, जो आपके जांग में होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? हम सबसे लंबी पेशी की बात करते हैं। पेशियां जो होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पेशियां जो होती हैं आपने नाम भी सुना होगा। तो सबसे लंबी पेशी का नाम बताना है। स्टेपेडियस होता है, मैस्टर हो गया, आपके सर्टोरियास या स्पाइनल होता है। तो सबसे लंबी पेशी जो होती है वह आई थिंक सर्टोरियास होना चाहिए। देखते हैं सी ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और ये दोस्तों मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं और इनमें से 400 पेशियां रेखित होती हैं। और शरीर में सर्वाधिक पेशियां आपकी पीठ में पाई जाती हैं और पीठ में टोटल 180 पेशियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। पिट्यूरी, यकृत, थायराइड या पैंक्रियाज। सभी लोग कमेंट करेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। ये आपके लिए मॉक क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये मॉक क्वेश्चन है। अब देखते हैं किनका किनका जवाब आता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जिनका पिछले क्लासेस में जवाब आया था, कल की क्लास नहीं कर पाए थे कंटिन्यू, कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो प्रोसेसिंग में था, वीडियो नहीं होता। एक तो फिर सॉन्ग भी अपलोड किए थे। ठीक है, वो बहुत पहले रिकॉर्डिंग था, फिर उसको अपलोड कर दिए थे। और जो पिछले क्लासेज के कमेंट थे, आशीष त्यागी जी, पूजा मिश्रा जी, वर्षा आपके डोंगर हो गए, निधि अग्रवाल जी, अमित चौहान जी, सीताराम विश्वकर्मा, सुधा शुक्ला, ठीक है, आपकी प्रतीक्षा सिंगर, मोहम्मद हफीज और राजमन यादव, शुभम यादव, मंजूला ज्ञान गुप्ता, इनका बेहतरीन हर एक वीडियो हर एक कमेंट आता है डेली दोस्तों, 2-4 कमेंट इनका आता है मंजूला गुप्ता जी का। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी मेरे प्यारे मित्रों कमेंट आता है। प्रदीप ओझा जी, इनका भी बहुत सारा कमेंट आता है। ये हर एक क्लास हर एक वीडियो देखते हैं
ठीक है। और इनका कमेंट मैं रीड करता हूँ, हर एक का रिप्लाई भी करता हूँ। रवि केनल, दीपक शर्मा, संगीता पटेल, लक्ष्मी पटवार, ठीक है, ममता जी हो गई, और आपके छोटी राजा परमार जी, और एक और अभी पिछले मैथ्स की क्लास जो हमारी 4 बजे होती वहाँ पे अपलोड आया था आरती पांडे जी का, और इनका था कि सर मेरी मैथ्स वीक है। देखिए आप सभी लोग डेली क्लासेज अटेंड करें। अभी हम स्टार्ट से क्लास चल रहे हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिस से क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।